एल्केन्स, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स से। एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स ए असाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें ईन का यूज किया जाता है। और ये जो एल्कीन्स होती हैं इसे ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स जैसे कि जो ओलिफियान जैसे कि ऑयल फॉर्मिंग से रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग क्लासेस में से रिप्रेजेंट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं अगर इथीन में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसमें दो तो sp ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, दो तो जो बॉन्ड होती हैं p की, ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड जो कि जो एक्सिस से ओवरलैप करती हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। और दो जो हैं p की ऑर्बिटल जो कि साइड बाय साइड ओवरलैप करती हैं, ये पाई बॉन्ड बनते हैं। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं एल्कीन्स में, जो एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड जो कि एक्सिस से होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि अगर हमें सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है तो 348 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। जबकि ये जो पाई बॉन्ड जो कि ये वाली ये और ये जो कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। इसकी डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है 251 किलो जॉल पर मोल की होती है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और इसमें क्या है कि बीच में तो sp2 आपस में एक्सिस से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि पाई क्लाउड, जो इसका पाई के क्लाउड बनते हैं इस फॉर्म में, सिग्मा का बॉन्ड और पाई के क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, साइड में ये जो है हाइड्रोजन जो कि ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि ये CH2 का है, तो CH2 बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में जो एंगल होता है 116.6 डिग्री का होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो 121.7 डिग्री का होता है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और कार्बन के बीच में वो 134 pm की होती है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 110 pm की होती है। जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इसमें बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की, जो डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। डबल बॉन्ड 134 pm का यानी कि ये वाला, और सिंगल बॉन्ड ये वाला जो कि 154 pm का होता है और ये शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब ये तो हो गए हमारे एल्कीन्स। अब देखते हैं इसके नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम इसके IUPAC सिस्टम देखते हैं एल्कीन्स का। इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n है। इसके लास्ट में इन का यूज किया जाता है, जिसमें सुफिक्सेस क्या है, इन का यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, हम जानते हैं। जैसे कि हम इथीन की बात करें तो इथीन के केस में हम इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम अलग अलग फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नेमिंग भी अलग अलग होती है। सपोज इथीन में CH2 और CH2 होगा। अब करते हैं प्रोपीन की बात। प्रोपीन में क्या होगा, मिथ इथ प्रोप में डबल बॉन्ड, ये प्रोपीन होता है। नेक्स्ट है मिथ इथ प्रोप ब्यूट 1 इन, इसमें नंबरिंग देनी पड़ती है जब ब्यूट पे आते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो 1 2 जो लोएस्ट नंबरिंग होती है वो उस पे देनी होती है कि जो डबल बॉन्ड पे लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो ब्यूट 1 इन, अगर ये डबल बॉन्ड बीच में है तो ब्यूट 1 2 2 इन ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है कि ये देखिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये भी तो ब्यूट ही है लेकिन इसमें एक ब्रांच चेन निकल गई है, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 1 2 3। 2 पे मिथाइल मिथित प्रोप 1 पे इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन।
नेक्स्ट ये देखिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये 5 कार्बन है लेकिन ब्रांच चेन है। 1 2 3, 3 पे मिथाइल डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। 3 पे मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट वन इज मिथ इथ प्रोप ब्यूट। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड 2 बार है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो मिथ इथ ब्यूट। अब नंबरिंग यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। 1 1 1 2 3, यानी कि 1 3 डाई इन, 2 इन है तो डाई इन लगेगा। नेक्स्ट ये देखिए डबल, यहाँ पे ब्रांच चेन, यहाँ पे भी ब्रांच चेन। 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 नंबर पे इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट है सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने नंबरिंग देनी है कि 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, क्योंकि अगर ऐसा कोई फॉर्म आ जाता है तो हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग देनी पड़ती है। तो यानी कि 3 पे इथाइल और नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे 3 इथाइल 2 मिथाइल, आगे कितने हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट 2 नंबर पे इन, 2 इन, इस तरह से इसका नाम देंगे। वो थे हमारे नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं हम आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। अब अगर हम इथीन और प्रोपीन की बात करें, इसके सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं इसके अलावा उसमें 2 3 4 स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, जिसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर कैसे, सपोज मेरे पास है ये फॉर्म है एक, इसमें ये है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 1 इन। क्या ब्यूट 1 इन का यही स्ट्रक्चर होगा, इसके अलग फॉर्म में भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसे ब्यूट 2 इन बोला जाएगा, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड चेंज हो गया, पहले 1 पे था तो 1 इन, अब 2 पे आ गया तो 2 इन। अब नेक्स्ट इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसमें भी तो 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इनका नाम देंगे 1 2, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। अब ये तो अगर इसके ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म देखें तो वो कैसे होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास, हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड होते हैं, एक होता है बीच का सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो कि एक्स एक्सिस से ओवरलैप करता है, पाई बॉन्ड जो कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है। पाई बॉन्ड फॉर्म होता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, जब p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करती हैं। थोड़ा वीक होता है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने एक कार्बन के एटम को क्या किया है, छेड़ा नहीं, लेकिन दूसरे को रोटेट करवा रहे हो। एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में आप दूसरे को रोटेट करवा रहे हो। अगर आप उसे रोटेट कराते हो तो इसमें जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें रोटेशन आ जाएगी, पाई बॉन्ड की वो जो ओवरलैपिंग है वो टूट जाएगी। लेकिन ये जो ब्रेकिंग है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें 251 किलोजॉल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये रूम टेम्परेचर पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इसकी जो रोटेशन है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी रोटेशन हम फ्रीली नहीं कर सकते। सपोज रोटेशन मतलब कि अगर 90 डिग्री का रोटेट करवा दिया, एक को तो वैसे ही रखा और दूसरे को रोटेट करवा दिया, तो क्या इसमें वो ओवरलैपिंग रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं करता। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए हमारे पास सपोज एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड एक दूसरे कार्डबोर्ड से एक दूसरा कार्डबोर्ड इसके ऊपर लगा दिया है और बीच में एक नेल से इसे जोड़ दिया है। तो क्या आप इसे रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सिंगल नेल है इसके बीच में। उस नेल के थ्रू ये सेंटर से जाए, जहाँ पे नेल होगा वहां से रोटेट कर जाएगा किसी भी एंगल पे, 90 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जिस तरह भी रोटेट कर लो। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपने उसी कार्डबोर्ड को 2 नेल से जोड़ दिया,
यहाँ पे 2 नेल्स लगा दिए और आपने 2 नेल से जोड़ दिया। अगर आप इस कार्डबोर्ड को अब रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये रोटेट नहीं होगा। एक ही कंडीशन होगी, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। इस तरह ही ये होते हैं, इसका बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, लेकिन फिर भी रोटेट तो नहीं करेगा, इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो रोटेट नहीं होगा। अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें, 2 डिफरेंट टाइप की आइसोमर्स होती हैं। अगर हम इसके सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स देखें जिसमें 2 डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि हम अगर CH3 इस फॉर्म में है तो इसे सिस बोलेंगे, सिस ब्यूटेन बोलेंगे, 1 2 3 4। तो ये सिस फॉर्म है क्योंकि इस कंडीशन में है, मिथ इथ प्रोप्यूट ब्यूट है और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इन। अब इसको ट्रांस कंडीशन में देखिए, अगर इस फॉर्म में है तो इसको ट्रांस बोलेंगे, सिस की जगह ट्रांस ब्यूटेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 277 होता है, इसका 274 K होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट आइसोमर्स हैं, 2 डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं। अब दोनों आइसोमर्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हैं। वो आइसोमर्स जिसमें यानी अरेंजमेंट अलग अलग है, स्ट्रक्चर तो सेम है ना, यानी कि वो आइसोमर्स जिसमें सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, ग्रुप्स की डबल बॉन्ड के साथ, वो अलग अलग होती है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। इस फिनोमिना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, यानी कि सेम फॉर्मूला लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसका फिनोमिना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक टाइप के स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सिस आइसोमेरिज्म की बात करें, देखिए सिस आइसोमेरिज्म की बात करें तो यह है सिस आइसोमेरिज्म, और ट्रांस की यह है ट्रांस आइसोमेरिज्म। दोनों की अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सिस के केस में ये है इसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अगर हम सिस आइसोमेरिज्म एल्कीन्स की बात करते हैं तो जो इसके ये मोर पोलर होते हैं, जो सिस वाले होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं ट्रांस आइसोमर्स के कंपैरिजन में। इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है 0.35 D का डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन ट्रांस में ये ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ट्रांस में इसके डाइपोल मूवमेंट होती है वो 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो भी डाइपोल मूवमेंट्स और 2 डाइपोल मूवमेंट्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, जिस वजह से वो 0 हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांस आइसोमर्स का वो ज्यादा होता है सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में। अब इसकी जो नेसेसरी है और सफिशिएंट कंडीशंस है वो क्या होती हैं। कुछ फॉर्म में हम उसे आइसोमर्स मानते हैं, कुछ फॉर्म में नहीं मानते। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सिस फॉर्म में ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ए सेम साइड में है, बी सेम साइड, तो ये सिस आइसोमर्स होंगे, ये हम कहते हैं। और अगर ए ऑपोजिट है, बी ऑपोजिट, तो इसे ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। लेकिन इसकी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप ये है कि अगर हमारे पास ए यानी कि ए बी डी और ई है, जिसमें ए और डी हाई पोलैरिटी के हैं तो इसे जेड आइसोमर्स बोलेंगे। और अगर ये इस फॉर्म में है जिसमें हाई पोलैरिटी के हैं तो इसे ई आइसोमर्स फॉर्म में बोल देते हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है जिसमें कोई भी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें कोई भी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं हो रही, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसमें 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
लेकिन दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी कि ये इस फॉर्म में, ये ए भी यहाँ ए इस साइड है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे डी ऊपर है डायरेक्शन में रिप्रेजेंट, ई डाउनवर्ड है, अगर ई ऊपर कर दें तो डी डाउनवर्ड कर दें तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे आइसोमेरिज्म्स नहीं होंगे, इसको हम आइसोमेरिज्म्स नहीं बोलते। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशंस लेते हैं, ये वाली और ये वाली। इसमें अगर हाई पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशंस नहीं मानी जाती हैं, ये हमारी आइसोमेरिज्म्स नहीं होते हैं। इसे कुछ एग्जांपल्स जो कि आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे कि प्रोपीन, मिथ इथ प्रोपीन, ये आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ये है मिथ इथ प्रोब्यूट, ब्यूट वन इन। नेक्स्ट है, ये देखिए CH3 CH3, अगर इस तरह होता तो सिस होता, ऐसे होता तो ट्रांस होता, ये कोई कंडीशन नहीं है। 2 मिथाइल प्रोप वन इन। नेक्स्ट है, अब CH3 हर एक फॉर्म में है तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ये क्या है, ये हमारे जो है आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जिसमें सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफर होते हैं उसकी रिलेटिव पोजीशंस, एटम ग्रुप्स, उनको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं एल्कीन्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।